चलो लेट्स स्टार्ट विद द डेटाबेस। तुम लोगों को कुछ डेटाबेस की नॉलेज है? एक तो हमें ये पता है कि जो डेटाबेस है उसमें हम अपना डाटा को स्टोर करते हैं वो कॉलम और रो के मतलब उसमें रहते हैं और उसमें चलो वेरी गुड। सो एक चीज़ तो समझ लेते हैं कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस के अंदर क्या स्टोर होता है? डेटा स्टोर होता है इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है जी, कंप्यूटर सिस्टम होता है। डेटा का मतलब क्या होता है? रो फैक्ट्स। और जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन बनती है। सो यू शुड बी क्लियर विद बोथ ऑफ दिस थिंग। अगर तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेटा, नेवर सेड इट्स एन इंफॉर्मेशन, जस्ट से डेटा इज अ रो फैक्ट। ठीक है, और जब डेटा को प्रोसेस किया जाता है फिर उससे इंफॉर्मेशन बनती है। तो डेटा बेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ अ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है जी, एक कलेक्शन होता है डेटा का जिसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है। एक कलेक्शन तुम लोग समझते हो क्या होता है? ठीक है जी, कलेक्शन होमोजेनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। ठीक है जी, मिक्स इंटीजर वैल्यूज हो सकती हैं, नेम हो सकते हैं, सिटी हो सकते हैं, ईमेल आईडी भी हो सकती है जहाँ पे टेक्स्ट भी है और जहाँ पे नंबर्स भी हैं, राइट, सिंबल्स भी है वहाँ पे। And then additionally database is a collection of related data, and database management system is a software designed to assist the maintenance and utilization of a large scale collection of data। बात समझो। कहते हैं डीबीएमएस एक वर्ड है। अच्छा, लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स वेरी क्विकली। एक टर्म हमारे पास मिला के कौन सी होगी? डेटाबेस। एक होगी डीबीएमएस। एक मान लो हमारे पास होगी सर्वर। और एक टर्म मेरे पास होगी सीक्वल। एसक्यूएल को सीक्वल क्यों? एसक्यूएल जस्ट यू आर प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स, द एसक्यूएल एज। सीक्वल इज नथिंग बट द एस। अगर मैं कह रही हूँ सीक्वल तो एस ई क्यू एल भी आता है। आपको पता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड ई जस्ट स्टैंड्स फॉर इंग्लिश हियर, इंग्लिश। इज नथिंग मोर देन दैट। सीक्वल भी कह सकते हो, एसक्यूएल भी कह सकते हो। जिसको सीक्वल के बारे में ज़्यादा नॉलेज है वो इसको सीक्वल भी कह सकता है, एसक्यूएल भी कह सकता है। एंड फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन आप बता भी सकते हो वाई सीक्वल नॉट एसक्यूएल। ठीक है जी, मैंने पढ़ा है सीक्वल, मेरे को पता है दैट सीक्वल जब एम आई प्रोनाउंसिंग जब सीक्वल, दैट ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश। कि जो इंग्लिश लोगों ने इनको बनाया था दे वर प्रोनाउंसिंग इट एज सीक्वल नॉट एसक्यूएल। ठीक है जी, अब जैसे हम इंडियंस हैं, हम क्या कहते हैं? आलमंड्स। वी समटाइम्स से आलमंड्स बट दे से आलमंड्स। तो वो एल को साइलेंट कर देते हैं, राइट। सो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन प्रोनाउंसिएशन। तो जिन्होंने ये चीज़ें बनाई हैं, जिन्होंने चीज़ें डेवलप करी हैं, उनके लिए इनका मतलब थोड़ा अलग है। सीक्वल बैच बैच। तो ये मेरे पास कुछ वर्ड्स होंगे जिनमें से एक तो हमें समझ में आया कि जो डीबी, यानी अगर मैं शॉर्ट में कहीं भी डीबी लिखूँ तो मतलब उसका नाम डेटाबेस होगा। तो अगर डेटाबेस को एक सिंपल टर्म में माने तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बस कलेक्शन है ऑफ रिलेटेड डेटा। किसके रिलेटेड बात कर रही है? रिलेटेड टू एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है जी, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, अगर उसके बारे में डेटा बनाया जा सकता है तो इवेंचुअली रिलेटेड डेटा है। हमें बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? अच्छा, कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है डिजाइन टू असिस्ट द मेंटेनेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अ लार्ज स्केल कलेक्शन ऑफ डेटा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक ना मेरे पास ना एक हार्डवेयर कंपोनेंट होगा। ये सपोज मेरे पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका नाम क्या रखा गया है? सर्वर रखा गया है। उस सर्वर के अंदर मेरे पास क्या होगा? एक डेटाबेस होगा। जहाँ पे मुझे ऐसे डिस्क शेप नज़र में आई ना, वो मेरी स्टोरेज एरिया है। ठीक है जी, मेमोरी मैनेजमेंट में इसको हार्ड डिस्क कहा जाता है। ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको डीबी बोला जाता है, इस हार्ड डिस्क शिप को। सर्वर के अंदर क्या है? डेटाबेस है। और सर्वर क्या है? एक हार्डवेयर कंपोनेंट है।
तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक यूज़र होगा। अब वो जो यूज़र होगा उसको क्या करना है, यहाँ से डेटा निकालना है, हो सकता है डेटा इंसर्ट भी करना हो। ठीक है, मान लो ये जो एक सर्वर है वो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक कॉलेज का सर्वर है। एडमिशन्स ओपन हुई तो क्या करना पड़ेगा, कॉलेज वालों को नए नए बच्चों को एडमिशन देनी पड़ेगी, तो हर बच्चे का रिकॉर्ड भी तो उसके पास जाएगा। अब जब वो रिकॉर्ड जाएगा तो अकाउंट ऑफिस में क्या होंगे, ये सारे यूजर्स बैठे होंगे, डिफरेंट यूजर्स होंगे जिनके डिफरेंट रोल्स होंगे। उन डिफरेंट यूज़र ने क्या करना है, यहाँ पे डेटा क्या करना है, इंसर्ट करना है। बट वो डायरेक्टली एक हार्डवेयर लेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकते, पता है सबको। अब डायरेक्ट हार्डवेयर के अंदर काम थोड़ा ना कर सकते हो, सॉफ्टवेयर चाहिए। और वो सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है, दैट सॉफ्टवेयर इज DBMS। डेटाबेस तो होगा, मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली इस डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम इज दी DBMS। सबको ये बात समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। तो क्या करेगा, यूज़र एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा। अब मार्केट में क्या होंगे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे। ठीक है जी, आप मोंगोडी भी यूज़ कर सकते हो, जो पाइथन में डेटा साइंस वाले हैं, AI ML वाले हैं, वो मोंगोडीबी को यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेड सीक्वल को यूज़ कर सकते हैं, सीक्वल सर्वर को यूज़ कर सकते हैं, ओरेकल के भी। ठीक है जी, SQLite 3 को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अदर वर्जन है। या फिर द लेटेस्ट वर्जन इन द इंडस्ट्री इज़ द MySQL। ये जो MySQL है, इट इज़ नन अदर गिवन बाय द माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। ये माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। हम यूज़ करेंगे MySQL को। कल को आप पाइथन करते हो, डी जेंगो करते हो, कुछ और कोड जावा एडवांस जावा करते हो, तो उसमें आप डायरेक्टली MySQL को यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, ये बात सबको समझ में आई। तो बस हमने इन्हीं टर्म्स को समझना है। आई होप ये सारी चीज़ें सबको क्लियर होंगी। अगर मैं तुम्हें एक सर्वर की इमेज दिखाऊं तो तुम्हें शायद और क्लैरिटी मिलेगी कि सर्वर किस तरीके से दिखते हैं। ये हार्डवेयर कंपोनेंट सारे देख पा रहे हो, ये जो मशीन्स लगी हुई हैं, ये जो इतनी सारी तारें लगी हुई हैं, ये सारा सर्वर ही है। तुम्हारे ये जो कॉलेज है ना, इधर भी कंप्यूटर लैब पे सर्वर लगा हुआ देखा है कभी, जहाँ जहाँ पे लॉक लगा के रखा हुआ है, वो सारा साइड में होता है। या तो उसको एक रूम में बंद करके रखा जाता है, कि जब बैंक में जाते हो तो बैंक के जो सर्वर होते हैं उन्होंने बड़े ही अलग जगह पे रखे होते हैं। या फिर आजकल का सिस्टम ही अलग हो गया है, क्या होता है, ऑनलाइन सर्वर्स रखने का। अब जैसे तुम लोग एक बड़े जनरलाइज सिस्टम है, पैन कार्ड वगैरह तुम लोग बनवाते हो राइट, तो क्या होता है वो साइट बहुत ज़्यादा स्लो चलती है, राइट। उसका रीज़न क्या है, पूरे इंडिया का एक ही सर्वर है, पूरे इंडिया का एक सर्वर है, तभी वो साइट इतनी स्लो चलती है। अब जैसे हमारे कुछ बैंक वगैरह होते हैं, तो कई बार होता है कि जैसे एक ही शहर में 3 से 4 ब्रांच हैं, दे आर शेयरिंग द सर्वर, तो सर्वर पे लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्डवेयर। अगर मुझे 3 से 4, देखो एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। एक तो हो जाता है कि अगर मैं ऑनलाइन सर्वर की बात कर रही हूँ, और एक मैं यहाँ पे फिजिकल सर्वर की बात कर रही हूँ। जब मैंने कहा ऑनलाइन सर्वर, तो मान लो मेरे पास कोई ABC कॉलेज होगा। ठीक है, अब एक जो कॉलेज है वो अमृतसर में होगा, और एक जो कॉलेज है मान लो वो पठानकोट में है। ठीक है जी, दो कॉलेज हैं अलग अलग सिटीज़ में। अब इसको डेटा शेयर करना है इसके साथ, इसको डेटा शेयर करना है इसके साथ, तो फिर वो एक फिजिकल सर्वर से पॉसिबल नहीं है। उसकी रेंज तो मान सकते चाहिए जो उसी के अंदर डेटा स्टोर करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में एक ऑनलाइन सर्वर डालना पड़ेगा। एक्चुअली व्हाट आई ड्रॉ इट इज़ द क्लाउड। क्लाउड रिप्रेजेंट करता है इंटरनेट को। तो मुझे इंटरनेट पे एक ऑनलाइन सर्वर बिठाना पड़ेगा, ताकि रिसोर्सेज को किया जाए, शेयर किया जाए। अगर तुम ज़िंदगी में आगे चल के इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ो ना, ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट स्टडी को पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि वहाँ पे SaaS SAS नाम के कुछ मॉडल्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। वहाँ पे वेंडर्स होते हैं जो तुम्हें ये सर्वर कहाँ से ख़रीदना है, कितने देर के लिए पे करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ उन वेंडर के पास होती है। उसी से सारा हिसाब किताब लेना पड़ता है, वही मैनेज करते हैं। और अगर तुम चाहते हो वो मैनेज ना करें, तुम्हें एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ेगा बजट के अकॉर्डिंग। हाँ, नहीं, वो तुम्हें खरीदना पड़ेगा। तभी तो ये कंपनी, देखो कंपनी इज ओनली रिलायबल विद द पार्टनरशिप एंड द कोऑर्डिनेशन।
अगर तुम्हारे पास पार्टनरशिप नहीं है, कल ही कंपनी कैसे सारा एक्सपेंडिचर उठा सकती है? ऑनलाइन होस्टिंग करनी है ना, यू नीड एटलीस्ट 2 और 3 मे बी 100 ऑफ पीपल टू कनेक्ट विद यू। तो तुम क्या करोगे, अलग अलग कंपनी से बात करके उनका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाओगे। कल ही एक कंपनी सारा काम नहीं कर सकती। अगर मुझे सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, फिजिकल सर्वर भी तो स्टोर करवा सकती हूँ, बट मेरा कोऑर्डिनेशन मेरे बाकी कंपेरेटिव प्रोग्राम से भी है। जो मेरे बाकी के कंपेरेटिवली मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, मेरे को उसके साथ भी काम करना है, तो मुझे ऑनलाइन सुविधा चाहिए होगी। क्लियर हुआ? अब मुझे तुमसे बात करनी है, तो मैं डायरेक्टली तुम्हें क्लास में बुला के काम करवा सकती हूँ। अब जो स्टूडेंट ऑनलाइन हो गए, मान लो अगर कोई राजस्थान के मेरे पास मणिपाल के स्टूडेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको ईमेल, व्हाट्सएप, गूगल मीट, जूम, इसके द्वारा मुझे उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक ऑनलाइन सुविधा होगी। क्लियर हुआ? अब जैसे तुम लोगों को नोट्स देने, तो मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हें नोट्स हार्डवेयर में दे दूँगी, हार्ड कॉपी में दे दूँगी। अगर मुझे उनको नोट्स देने हैं तो मैं गूगल क्लासरूम पे अकाउंट बना लूँगी। उसी गूगल क्लासरूम पे मैं जिसको भी ऐड करूँगी वो क्या करेगा, नोट्स को एक्सेस कर लेगा। क्लैरिटी हुई? दिस इज हाउ इट ऑल वर्क्स। एंड अगर मैं तुम्हें एक इमेज ना और आती है यहाँ पे, दैट वाज रियली अ गुड इमेज टू रिप्रेजेंट ऑल दिस। जैसे कि बड़ा कनेक्टेड था वो सिस्टम, आई शुड हैव सेव दैट। Let me just take this one instead. जैसे मान लो इसी इमेज के अंदर दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट, मे बी एक्सट्रैक्ट और रिट्रीव और मे बी इंसर्ट सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टू these servers. They need a software for that, they need a client for that. जिस लैपटॉप के ऊपर या जिस कंप्यूटर के ऊपर वो काम कर रहे होंगे, कौन, अ नेव यूजर, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है। जो भी एम्प्लॉय इस लैपटॉप के ऊपर, इस कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा होगा, वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक क्लाइंट को यूज कर रहा है। दिस इज नोन एज द क्लाइंट एंड सर्वर रिक्वेस्ट। एक डीबी आर्किटेक्चर के लिए क्लाइंट सर्वर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब जैसे मान लो ये मेरा सिस्टम है, तो मैं अपने सिस्टम पे जब हूँ तो मैं एज अ क्लाइंट काम कर रही हूँ। और जब मुझे मान लो गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो गूगल के पास क्या होगा, उसका अपना सर्वर होगा। उस सर्वर के अंदर क्या पड़ा होगा, डेटाबेस पड़ा होगा। मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी, ठीक है, मुझे अपना बाकी का रिट्रीव करके मुझे बिल देखना है, तो वो मुझे क्या करेगा, वो मुझे गूगल ही दिखाएगा ना, उसके पास वो सुविधा होनी चाहिए मुझे बिल दिखा दे। तो मैं यहाँ पे बिल की रिक्वेस्ट भेजूंगी, कहाँ पे भेजूंगी, मैं इंटरनेट के ऊपर भेजूंगी। और वो मुझे क्या करेगा, अगर तो उसके पास मेरा बिल है तो वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स कर देगा। तो मैंने इसको क्या भेजी, मैंने उसको एक भेजी रिक्वेस्ट, उसने मुझे क्या भेजा, रिस्पॉन्स भेजा। कि यहाँ तक क्लैरिटी मिली? कोई डाउट है? नो, दैट्स प्रीटी गुड। सो अभी हमारे पास रह गया बस ये छोटा सा टॉपिक, ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है जो तुम लोगों को पढ़नी है। ठीक है जी, ये सारी हिस्ट्री आप लोग पढ़ोगे। अब डेटाबेस को सिंपली टर्म में क्या कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा एंड अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। डेटाबेस कैन बी ऑफ एनी साइज एंड वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस का कभी कोई साइज नहीं होता, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है, और मीडियम भी हो सकती है। डेटाबेस मे बी जनरेटेड एंड मेंटेन मैनुअली और इट मे बी कंप्यूटराइज्ड। अगर तुम थोड़ा लाइक गो फॉर द 25 ईयर्स बैक, तो उस टाइम पे लैपटॉप्स इतने नहीं थे। ठीक है जी, तो क्या करना पड़ता था, कॉपी पेन पर सारे हिसाब करना पड़ता था। तुम ज़्यादा दूर की जाओ तो नॉवेल्टी का सिस्टम ले लो, जस्ट गो बैक द 8 और 7 ईयर्स बैक, तो नॉवेल्टी में क्या था, वो पर्ची वाला सिस्टम था। राइट, तुम्हें अगर आइस चेक करवानी है तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे पास वो पर्ची होनी चाहिए, तुम्हें नंबर लिख के देंगे और तुम्हें यहाँ पे अपनी आइस को टेस्ट करवाने जाना पड़ेगा। राइट, लेकिन अगर तुम बात करो आज के सिस्टम की, तो नॉवेल्टी ने सारा काम क्या कर दिया हुआ, कंप्यूटराइज कर दिया हुआ। यू डोंट नीड टू टेक एनी पर्ची और समथिंग। तुम अपना रिकॉर्ड को बताओ कि हाँ जी आपका नाम क्या है, दे विल जस्ट सर्च इन देयर डेटाबेस और वो तुम्हें सारा कुछ निकाल के दिखा देंगे। राइट, सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो चुका हुआ है। दिस इज व्हाट अ डेटाबेस इज, दैट स्टोरिंग योर डेटा इलेक्ट्रॉनिकली। क्लियर हुआ? एंड देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स दैट इनेबल यूजर्स टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। डीबीएमएस के अंदर तुम्हें हर वो एक कंसेप्ट मिलेगा जिससे तुम एक डेटाबेस को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। डीबीएमएस इज नथिंग बट अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट एक्चुअली।
अगर उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करना चाहते हो, यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू डू दैट, यू नीड अ सॉफ्टवेयर टू डू दैट, ठीक है जी। एंड अ DBMS is hence a general purpose software system that facilitates the process of defining, constructing and manipulating database for various applications, just like in this diagram। अगर यूजर को कम्युनिकेट करना है इस डेटाबेस से, उसको क्या चाहिए, बीट में इंटरमीडिएट नोड चाहिए, वो होगी DBMS। क्लैरिटी हुई। एंड देन डेटाबेस के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं, सर तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग कितना सोच सकते हो कि कहाँ कहाँ पे डेटाबेस यूज किया जाता है? हॉस्पिटल, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग और एयरलाइन, वेरी गुड, और रेलवेज, वेरी गुड, स्पेस एजेंसीज, वेरी गुड। कहाँ पे? बस स्टैंड पे, ठीक है, मान सकते हैं। मतलब ओके, स्पेसशिप्स वगैरह, ठीक है। मॉल्स में चाहिए, लेकिन जो शॉप्स एंड मार्केट है उनमें ज़्यादा नहीं। देखो, डेटाबेस सिर्फ उस चीज़ का बन सकता है व्हेन वी हैव एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लो एक ज्वेलरी शॉप है, बहुत बड़ी ज्वेलरी शॉप, नॉट टॉकिंग अबाउट अ लोकल ज्वेलरी शॉप और समथिंग, एक शोरूम है, उनको डेटाबेस चाहिए। अगर जितने के सामने वॉचेस की, तनिष्क के जितने भी शोरूम है, इनको डेटाबेस चाहिए। दे नीड टू हैव द इंटरनेट एक्सेस, राइट। इनको डेटाबेस चाहिए, कितने कस्टमर्स आए, कितने गए हैं, अच्छा इतने में ज्वेलरी अराइव होगी, इतने में जाएगी, राइट। तो उनके लिए मुझे डेटाबेस चाहिए। लोकल शॉप्स के लिए मुझे डेटाबेस नहीं चाहिए। अगर उनको चाहिए तो उनके लिए फिर सेपरेट बनाना पड़ता है, बट इट्स डेफिनेटली नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? और बताओ। विंडोज और ई कॉमर्स, वेरी गुड। तो वो होगी ऑनलाइन शॉपिंग। जहाँ पे बात ही ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ओवर द इंटरनेट। हर वो चीज़ जो खरीदी और बेची जा सकती है इंटरनेट के ऊपर, तो वो ई कॉमर्स है, ठीक है। और just name a field where we don't want the database. We need in army agencies, right? हर जगह में चाहिए, हर तरीके की इंटेलिजेंस के अंदर हमें वो चाहिए। स्टूडेंट के लिए चाहिए, एक वर्किंग पर्सन के लिए चाहिए, राइट। एक शॉप के लिए चाहिए, एक शॉप से लेके एक मॉल तक में चाहिए, और हर तरीके के मॉल में चाहिए। जस्ट नेम अ प्लेस वेयर वी डोंट वांट अ डेटाबेस। पूरे वर्ल्ड का डेटाबेस ऑर्गेनाइज करना है, राइट। हर चीज़ में आजकल डेटाबेस यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम यूज़ हो रहा है, सो वी नीड द डेटाबेस इन एवरी फील्ड, ठीक है जी। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें बताया गया, टेलीकम्युनिकेशन, टेली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, सो देर आर पार्ट ऑफ अ कंपनी, राइट। एंड एडवांटेजेस के लिए क्या होंगे? सबसे बड़ा एडवांटेज रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। पहले तो वर्ड समझो, रिडंडेंसी, इसका मतलब होता है डुप्लीकेसी, रिडक्शन ऑफ डुप्लीकेसी। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेसी, और एक्चुअली इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ डुप्लीकेसी। तुमने क्या किया? पर्ची बनाई, पर्ची में लिखते टाइम मिस्टेक हो सकती है, बहुत बार हो सकती है, कितना ध्यान रखोगे, ठीक है। एक ही नाम के दो इंसान हैं, शायद उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं पे अपडेट करना पड़ता है रिकॉर्ड, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। अपडेट करोगे तो क्या करोगे? कट शट करके दोबारा लिखोगे, फिर से नया कॉपी पेज लोगे, फिर बनाओगे। मान लो एक फाइल भर गई, फिर दूसरी फाइल लोगे, व्हाट अबाउट की पहली फाइल डिस्ट्रॉय होगी, फिर पानी पड़ेगा उसके अंदर, फिर या फिर पड़ी पड़ी ख़राब होगी, फिर क्या करोगे? तो क्या कर सकते हैं? डेटा सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ सॉफ्ट कॉपी। देन डेटा इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंट एक्सेस। कहते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ ऑटो रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज। उनकी स्टोरेज बस एक बार फिक्स करनी है, बाकी अपने आप चलती जाएगी। यू डोंट नीड टू टेक वरी अबाउट दिस। इन एडिशन अ DBMS provides efficient storage and retrieval mechanism, including support for very large file index structures and query optimization. अब इस लाइन का मतलब ये था कि अगर तुम्हें डेटा को रिट्रीव करना है, तो रिट्रीव करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुम्हें एक ही बार में एक पर्सन का सारा रिकॉर्ड देखना है, देख सकते हो। अगर एक पर्सन का सिर्फ फर्स्ट नेम देखना है और सिर्फ उसकी ईमेल आईडी देखनी है, तो वो भी देख सकते हो। अगर एक ही साथ में 3 टेबल को ज्वाइन करके मर्ज करके देखना चाहते हो, वो भी देख सकते हो।
कहाँ पे डिटेल्स कम हुई है, कहाँ पे ज़्यादा हुई है, वो भी देख सकते हो. यू गॉट सो मेनी रिट्रीव मेथड्स टू डू दैट. डेटा इंडिपेंडेंस एंड एफिशिएंट एक्सेस हो गया. डेटा इंटेग्रिटी, यू विल लर्न मोर अबाउट दिस वर्ड. कहते हैं सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कैन ऑल्सो इंश्योर दैट एडिकेट चेक्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द डीबीएमएस टू प्रोवाइड डेटा इंटेग्रिटी. अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन इकट्ठा करके रखना, मर्ज करके रखना, जोड़ के रखना. तो इंटीग्रेट मतलब क्या है? डेटा एक जगह पड़ा होना चाहिए, इकट्ठा करके रखना चाहिए. ठीक है जी. ये ना हो कि कोई डेटा इधर हो, कोई डेटा इधर हो. कलेक्टिव डेटा हो और मीनिंगफुल डेटा हो. अच्छा, ज़रा मान के चलो, मेरे पास क्या है, मुझे किसी एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है. तो एक एम्प्लॉय का डेटा अगर मुझे स्टोर करना हो, तो मुझे उसके लिए क्या क्या फील्ड्स बनानी पड़ेगी. लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग एक्सेल. चलो मान लो एक्सेल को समझते हैं. ठीक है, बिकॉज हम भी सारा काम टेबल्स की फॉर्म में करेंगे. सो मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक एम्प्लॉय का डेटा है. उस एम्प्लॉय के डेटा के लिए मुझे यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स बनानी पड़ेगी. लाइक हाउ आई कैन स्टोर द एम्प्लॉय डेटा. मुझे क्या चाहिए? उसकी आईडी चाहिए होगी. हर एम्प्लॉय की एक आईडी होती है. एड्रेस. इधर हम गलत हो जाते हैं. एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? एम्प्लॉय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन. जब उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही हो, तो वहीं उसका डिपार्टमेंट नहीं करना. उसका डिपार्टमेंट एक वक्रे टेबल में करो. दैट इज यू कैन ऑर्गेनाइज द डेटा. क्लैरिटी हुई? अब जब मैंने स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ली है, तो उसी टाइम मुझे स्टूडेंट को इनरोल करते टाइम उसकी क्लासरूम नहीं बता देनी. मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी क्लासरूम के लिए अलग टेबल बनाना पड़ेगा. कल को उन दोनों को मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, मर्ज कर सकती हूँ. तो अगर मेरा सारा डेटा मान लो उसकी क्लासरूम एक ही जगह पे स्टोर है, तो मुझे हर जगह उसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक ही जगह पे उसको रखना है, इंटीग्रेट करके रखना है. सो दैट वाज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ इट. क्लैरिटी रही? समझ में आया? अब कहते हैं therefore the data values being sent entered for storage could be checked to ensure that they will fall within a specified range or are of the correct format. जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे कंप्यूटराइज सिस्टम से, तो हम ये भी चेक करेंगे कि जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ, मुझे अपने कंपनी के लिए एम्प्लॉयज जब मैं बना रही थी, आई हैव टू चेक वाइल द इंसर्शन कि अगर किसी की एम्प्लॉय की एज गलती से भी अगर 18 के नीचे आ गई, तो मुझे उसको नहीं रखना. मुझे मिनिमम एज कितनी रखनी है? 18 या 19. तो अगर 18 के नीचे कोई एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन अगर स्टोर हो रही है, तो वहीं भी आपको एक एरर मिल जाए कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. क्लियर माई पॉइंट? समझ में आया? इसके अंदर प्रोग्रामिंग नहीं होगी, सो टेंशन ना लेना. कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वैल्यू फॉर द एज ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी इन द रेंज ऑफ 16 and 75. मैंने यहाँ पे रेंज की बात करी है, 16 and 75. कि अगर मुझे किसी एम्प्लॉय की यहाँ पे एज कैलकुलेट करनी है, तो मान लो वो 19 से लेके 23 हो सकती है. मुझे फ्रेशर्स हाई करने हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे 25 ईयर्स का कोई फ्रेशर चाहिए. मेरे लिए फॉर माई कंपनी इफ़ अ पर्सन इज 25 ईयर्स ओल्ड, देन उसको एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. फ्रेशर का मतलब क्या है? 18 to 23, जहाँ पे तुम्हारे कॉलेज खत्म हो रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा मानो 24, चलो 25 भी. बट 26 और 27 ईयर्स इज नॉट इन कैटेगरी ऑफ अ फ्रेशर. राइट? तो सिंपल सा टास्क है. तो जब मैंने एक रेंज दी, मैंने कहा 18 to 23, तो उसको कहा जाता है एक डोमेन. Domain is a pool of valid values. Domain is a pool of valid values. जहाँ पे से आपको वैलिड वैल्यूज ही पिक करनी है कि नहीं जी, यहाँ से लेके इतना ही जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. मैंने जब डेटा इंसर्ट करना है ना, तो मैं क्या करूँगी, मैं जब कुछ टेबल्स वगैरह बनाऊंगी ना, ऑन द टाइम ऑफ क्रिएशन मैं तब ये बोल दूंगी कि अगर एज ग्रेटर देन 18 है तो डेटा इंसर्ट होगा, अगर नहीं है तो एरर मिल जाएगा, आप डेटा इंसर्ट कर ही नहीं पाओगे. This is the task. It should be ensured that if there is a reference to a certain object, that object must exist. मैंने कहा, मैंने कितनी बार मैं बोल दिया कि मुझे दो टेबल्स को कनेक्ट करना है. अगर मुझे दो टेबल्स को कनेक्ट करना है, तो उसके भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं. कंबाइन करना, उनको ज्वाइन करना, उनको मर्ज करना. सीक्वल में ये सारी टर्म्स अलग है. फॉर फॉर अस इट सीम्स लाइक कि ज्वाइन, मर्ज, कनेक्टिविटी ये सारी एक ही चीज़ है, बट सीक्वल में ऐसा नहीं है. ये सारी टर्म सीक्वल में अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग डेटा को रिट्रीव करने के लिए रिप्रेजेंट करती है. ये सारी टर्म्स अलग है सीक्वल में.
ठीक है जी। जब मैंने कहा कि मुझे दो टेबल को कनेक्ट करना है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो मैं कह रही हूँ ऐसा होगा कि अगर मुझे, बड़े ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या होगा, कोई टेबल ए होगा और मेरे पास क्या होगा, कोई टेबल बी होगा। और मैंने सिर्फ टेबल ही क्यों कहा, इसको भी आगे करके समझते हैं। आई कुड हैव सेड एनीथिंग, डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, पर मैंने टेबल क्यों कहा उसको बाद में समझते हैं। मैंने कहा अगर मुझे इसके और इसके बीच में अगर एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है, तो मैं कह रही हूँ कि हो सकता है दिस रेफरेंस टू दिस, कि अगर ए टेबल है वो बी को क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, तो बी का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तुमसे अगर कोई पूछता है तुम किससे पढ़ रहे हो, यू आर रेफरिंग टू मी, तो मेरा एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। तुमसे अगर कोई सेंटर में आके पूछ लेता है तुम किससे पढ़ रहे हो, यू विल से माय नेम, तो मेरा सेंटर में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। इन द केस ऑफ दैट यू पीपल आर रेफरिंग टू मी एंड आई एम बीइंग एन ऑब्जेक्ट है, और मैं जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ तो ऑब्जेक्ट का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। वी ऑल आर व्हाट, रियल वर्ल्ड एंटिटीज, वी आर एंटिटीज हियर। क्लैरिटी हुई सबको, बात समझ में आई? दैट्स द ओनली कंसेप्ट हियर। And then in case of an automatic teller machine, for example, a user is not allowed to transfer funds from a non-existent saving account to a checking account. जो अकाउंट नहीं एग्जिस्ट करता वहां पे कोई ऑपरेशन चला सकते हो नहीं। Then data security. Confidential data must not be accessed by unauthorized persons. Different levels of security could be implemented for various types of data and operations. यानी कि डेटा सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, सिंस DBMS provides several important functions required by applications such as concurrency, control and crash recovery, high level query facilities etc. Only application specific code needs to be written. इसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इवन हम यूज़र्स बनाएंगे। जो इसके अंदर उन्होंने कंकरेंसी दिया हुआ है ना, हम कंकरेंसी नहीं करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर फंक्शन बनाएंगे, प्रोसीजर्स बनाएंगे, जो हमारे लिए कंपनी में यूज़ होता है। ठीक है जी। एक तो वो सारे इसके अंदर सब्जेक्ट्स हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द इंडस्ट्री लेवल प्रिपरेशन। हमने कॉलेज की प्रिपरेशन नहीं करनी। ठीक है जी। तो हमने यूजर्स कैसे बनाते हैं, कैसे उनको परमिशन देते हैं, उनसे परमिशन वापस कैसे ले लिया, हमने इन चीज़ों को पढ़ना है, प्रोसीजर्स को हमने पढ़ना है। कौन सी क्लास है आपकी? बड़ी जल्दी आ गए हो। बैठ जाओ। Then is what we have is the conflict resolution. Since the database under the control of the DBA, that is the question is DBA है। मैंने इतनी बात मेरे डेटाबेस के बारे में, there going to be a person ना जो सबको डिजाइन करेगा, and DBA is the one who design, who construct the database. फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एडमिन होता है, लाइक बॉस जिसने सारा काम करना है। एंड डीबी कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ आईटी स्टाफ। डीबी एक सिंगल पर्सन हो सकता है। अब मेरे किसी फ्रेंड ने मेरे को बोला मुझे ना अपना डेटाबेस थोड़ा स्टैब्लिश करना है, तो उसको मेरे को पता उसकी 12 बाय 12 मतलब 4 बाय 4 की उसकी शॉप है, उसके मुझे डेटाबेस बनाया। आई एम द ओनली वन हु कैन स्टैंड फॉर दिस। अब मेरे को कोई कंपनी कह रही है मेरे एक डेटाबेस डिजाइन करो, तो मुझे डेटाबेस उसके लिए बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसा कंपनी है जिसकी बिल्डिंग के लिए 5 फ्लोर है, तो बेटा 5 फ्लोर को कनेक्ट भी तो करना है। किसकी हेल्प से, तारों की हेल्प से वायरिंग करनी पड़ेगी। हर एक लैब को एक दूसरे लैब के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। सर्वर को 5 फ्लोर के साथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। जो सबसे नीचे वाला फ्लोर होगा, द फर्स्ट फ्लोर, वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट होगा या रिसेप्शनिस्ट होगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी अपने कंप्यूटर पे काम करेगी, उसको भी मुझे स्टोर करवाना है। उसका जो कंप्यूटर होगा वो उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होगा जो मे भी तीसरे फ्लोर पे होगा, राइट? अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे, लेट मी जस्ट ड्रॉ समथिंग। मैंने कहा कोई बिल्डिंग होगी जिसके पास 1 2 3 4 और 5 फ्लोर होंगे। अब एंट्रेंस गेट पे ही, यहाँ पे एंट्रेंस गेट पे एक रिसेप्शनिस्ट होगी जिसका जो भी कंप्यूटर पे काम करेगी। मैं कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रही हूँ तो वो कंप्यूटर पे काम कर रही होगी। और जो मेरा सर्वर है वो कहीं 5th फ्लोर पे मैंने स्टोर करके बड़ा ही बंद करके रखा हुआ, राइट? तो मुझे इसका जो कंप्यूटर है मुझे इसके साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है। और यहाँ पे क्या है, एक लैब है, और यहाँ पे भी क्या है, एक लैब है। और बेटा जी इसके आसपास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूब्स बने। क्यूब समझते हो? कंपनी में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, उन डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉयज काम करें उनके अपने क्यूब होते हैं।
उनके अपने छोटे छोटे वो ऑफिस होते हैं, उन ऑफिस को क्यूबिक बोला जाता है। और क्यूबिक में उनके पास लैपटॉप लगे हुए हैं, प्रिंटर लगे हुए हैं, हर एक तरीके का रिसोर्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो मुझे पूरे बिल्डिंग पे सारा वायरिंग का काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर्स लाने पड़ेंगे, और मेरी कली का थोड़ा ना काम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड एटलीस्ट 100 पीपल टू डू दैट फॉर मी। गेट माई पॉइंट। उन 100 लोगों के नीचे भी कुछ वर्कर्स होंगे जो सारा डेटा बेस क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। बात की क्लैरिटी हुई, क्या ये चीज़ सबको समझ में आई? और जरूर नहीं कि हर एक को डायरेक्टली सर्वर के साथ ही कनेक्ट करना है, ऐसा भी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हर कोई सर्वर के साथ काम कर सके। पूरे कॉलेज में सिर्फ अकाउंट ऑफिस एक ऐसा ऑफिस है जो कि सर्वर के साथ कनेक्टेड है, या फिर कोई टीचर्स, ग्रुप ऑफ टीचर जो क्या है, सर्वर के साथ कनेक्टेड है। मैं नहीं चाहती कि जिस कंप्यूटर पे या जिस लैब पे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो सर्वर पे कनेक्टेड हो, मैं ऐसा नहीं चाहती। वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी, या फिर एक स्टूडेंट से अनइंटेंशनली डेटा लॉस होगा, फिर क्या करोगे, प्रॉब्लम आ जाएगी। और व्हाट इफ अगर उसने देख लिया कितना डेटा है, तो फिर क्या करोगे, तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी परमिशन, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन डालनी पड़ेगी। कौन किस कंप्यूटर पे बैठ के क्या काम करेगा, ये डीबीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लैरिटी हुई? दिस इज व्हाट अ डीबीए इज। डीबीए इज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इट कैन बी a single person or a group of IT staff that designs the database. He should have resolved the conflicting requirements of various users and application, and DPA chooses the best file structure and access method to get the optimal performance of the response critical applications, while permitting less critical applications to continue and to use the database though with a relatively slower response. Database एक कंपनी के लिए बेस्ट चीज़ को चूज करेगा अकॉर्डिंग द बजट। तुम्हारे पास, उन्होंने बोला मेरे पास सिर्फ 60 करोड़ का बजट है, मैं इतना ही लगा सकती हूँ, तो डीबी को 60 करोड़ में ये सारा कुछ मैनेज करना पड़ेगा, सारे कंप्यूटर्स मैनेज करने पड़ेंगे, हार्ड डिस्क मैनेज करनी पड़ेगी, सर्वर मैनेज करने पड़ेंगे, तारें जो जितनी भी होंगी। अब तारों में भी अच्छी क्वालिटी भी होती है, बैड क्वालिटी भी होती है, राइट। जो इंटरनेट में लगती है वो कांच की केबल होती है, पता ही है सबको, वो जो रेड सी वायर होती है ऊपर से वो कांच वाली केबल होती है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है। जो हमारे घर में ऑप्टिमल केबल्स लगती हैं, जो टीवी के लिए लगती हैं, वो भी अच्छी होती है, बट नॉट गुड फॉर द हाई इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग तारे की ज़रूरत होती है, कोएक्सियल केबल्स वगैरह, राइट। बिल्कुल, उसकी भी ज़रूरत है, वो भी काम करना है। बात समझ में आ रही है सबको? सो एक डीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सारी चीज़ डिसाइड करने की। नेक्स्ट इज द डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन बेस फॉर अ लार्ज कलेक्शन ऑफ अ डेटा that's shared by several users, DB must facilitates maintenance and data administrative tasks. A good DB can effectively ensure the fine tuning and data representation, periodic backup, etc. Data administration. जब in the term for data administration, we are not talking about any users but the responsibility of a DBA, कि DBA की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। पहला, सिक्योरिटी कंसर्न। एक डेटाबेस इस्टेब्लिश करा है तो सिक्योरिटी कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जब हम बात कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी फॉर द टाइम बीइंग, हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑनलाइन सर्वर पे डेटा स्टोर करती है। तो मैंने कहा कि मेरे पास क्या होगी, कोई भी XYZ कंपनी होगी जिसको क्या करना है, ABC के साथ डेटा शेयर करना है। और वो डेटा कैसे शेयर कर सकती है, वो डेटा शेयर करेगी क्लाउड के ऊपर, उसके ऊपर उसके ऑनलाइन सर्वर्स होंगे। अब ये ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली ऑनलाइन सर्वर पे काम कर रही है, मैंने सिर्फ रिसोर्स शेयर करने के लिए ऑनलाइन सर्वर बिठाया है, लेकिन इस कंपनी का एक अपना सर्वर होगा, इस कंपनी का अपना सर्वर होगा। बट ऐसा क्यों? बिकॉज बोथ द कंपनीज आर नॉट इंटर रिलेटेड। ये कंपनी एक ऐसी होगी जो कि क्या करती है, प्रोडक्ट्स बनाती है, और ये एक ऐसी कंपनी होगी जो अपना लेबल लगा के प्रोडक्ट को क्या करती है, सेल करती है। थोड़ा वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? एग्जाम्पल ज़्यादा औखी तो नहीं ना दे दी मैंने? तो एक कंपनी ऐसी होगी जो प्रोडक्ट बनाएगी, एक कंपनी ऐसी होगी जो अपना खुद का लेबल लगा के क्या करेगी, प्रोडक्ट्स को सेल करेगी। अब ये जो कंपनी जो अपना बना रही है उसके पास अपना सर्वर है, ये अपना सर्वर यूज़ कर रही है, एंड दिस हैव टू शेयर देयर रिसोर्सेज, देयर डेटा टू दिस कंपनी। तो उनको क्या चाहिए होगी, बीच में ऑनलाइन सुविधा चाहिए होगी। अब डीबी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू इंश्योर कि कितना डेटा यहाँ पे जाएगा और कौन सा डेटा जाएगा, ये भी देखना है। कैसे, कौन से टेबल है जो शेयर किए जा सकते हैं और जो शेयर किए नहीं जा सकते, दैट इज अंडर द रोल ऑफ द यूजर।
ठीक है जी। अकाउंट ऑफिस में बहुत सारे बैठे होते हैं एम्प्लॉयज, राइट। मैंने एक बोला कि जो यूज़र नंबर 4 होगा उसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ एडमिशन्स को इंसर्ट करना। जो यूज़र नंबर 2 होगा उसका क्या काम होगा कि उसने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फीस का टेबल होगा, पूरे अकाउंट ऑफिस में एक फीस का टेबल होगा, और सिर्फ एक क्या होगा, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का टेबल होगा, जिसके अंदर क्या होगा, उसके अपने सब्जेक्ट्स होंगे। स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन देखने का जो हक होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र नंबर 6 को होगा। तो मैंने कितने यूज़र्स बनाए, 2, 4 एंड 6, मैंने ये यूज़र्स बनाए, राइट। अब मैंने उनको कुछ जॉब्स दिए। मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अकाउंट ऑफिस में डेटा बना होगा, बाकी कंप्यूटर लैब में पंजाबी वाले जो भी डिपार्टमेंट होगा, जो हिंदी डिपार्टमेंट होगा, उन सब के पास मुझे क्या करना है, डेटा शेयर करना है। तो कौन डेटा शेयर कर सकता है, तीनों यूजर्स कर सकते हैं, राइट। लेकिन मुझे रिस्ट्रिक्शन डालनी है कि क्या वो डेटा शेयर कर सकते हैं कि नहीं। तो मुझे उनको परमिशन देनी पड़ेगी कि आप इस डेटा को शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते। अब ये जो मैंने एग्जांपल दी, ये पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल है। ये रिसोर्सेज कैसे कैसे शेयर करने हैं, कैसे शेयर नहीं करने, कौन से करने हैं, ये तुम्हें कंपनी बताती है, कंपनी तुम्हें टीच करती है इन योर ट्रेनिंग टाइम कि तुम्हें इस तरीके से रिसोर्सेज देने हैं, ये तुम्हारी जॉब है, तुमने ये रिसोर्सेज देनी है, ये रिसोर्सेज नहीं देने हैं। जिनको हम टेबल्स कह रहे हैं, कंपनी में उसको रिसोर्सेज कहा जाता है। बात समझ में आई? क्या ये सबको समझ में आया? दैट्स गुड। नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज दी concurrent access and crash recovery। अच्छा, concurrency मतलब समझते हो? ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। A DBA will support the notion of a transaction and execute the action of transaction in an interleaved fashion to obtain good performance, but schedules them in such a way to ensure that conflicting operations are not permitted to proceed concurrently। अच्छा, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ज़्यादा औखा लिखा हुआ है। तो मेरे पास एक वर्ड आया concurrently। इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल प्रोसेस आर मल्टीपल प्रोसेसेस आर अंडरगोइंग साइमल्टेनियसली। बहुत सारे प्रोसेस होंगे जब वो एक ही बार में एग्जीक्यूट हो रही है, बट मैनेजिंग दैम इन सच अ वे दैट नो प्रोसेस कैन क्लैश। ठीक है जी। एट द सेम टाइम बहुत सारे यूजर्स क्या होंगे, ट्रांजेक्शन ले रहे होंगे। अब हो सकता है वो ट्रांजेक्शन के ऊपर अपना अकाउंट चेंज करवा रहे हो, मे बी हो सकता है जैसे एटीएम मशीन है, सो देयर इज ओनली वन बैंक एंड देयर इज ओनली वन एटीएम मशीन, राइट। तो एटीएम मशीन के ऊपर बहुत सारे यूजर्स टाइम अपने ट्रांजेक्शन को इम्पोर्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो इम्पोर्ट करवा रहे होंगे तो क्या होना चाहिए, कोई भी यूजर की ट्रांजेक्शन क्लैश नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट अ कंकरेंसी इज। मल्टीपल यूजर्स क्या होंगे, एक ही साथ में एक्सेस होंगे। अब मैं तुम्हें सबको एमआर में भेज दूँ, और एमआर हमारा क्या है, हमारे सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तुमने जो भी चीज़ बनाई होगी हमारे सर्वर के साथ क्या होगी, कनेक्टेड होगी। ये चीज़ क्लियर? तुम सभी जाने, मैंने बोला सभी ने क्या करो, माई सिक्योर की प्रैक्टिस करो। तो सभी लोग एक सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या कर रहे होंगे, टेबल्स बना रहे होंगे, राइट। तो मैं नहीं चाहती कि तुम जितने लोग भी सर्वर के ऊपर काम कर रहे हो, यू पीपल आर ऑल डूइंग द सेम थिंग, बट आई डोंट वांट टू क्लैश इट। मैं नहीं चाहती तुम लोग के टेबल्स क्या हो जाए, क्लैश हो जाए। अब क्या होगा, किसी ने एक ने टेबल बना दिया तो कोई दूसरा इंसान उसको टेबल को नहीं बना सकता। नहीं समझ में आई तो फिर इसको रहने दो, जो मैं इसको प्रैक्टिकल कराऊंगी तो और समझ में आ जाएगा। बेसिकली कंकरेंसी का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं, दे आर अंडर गोइंग इनटू द सेम साइमल्टेनियसली, एक ही बार। देखो, बहुत सारे यूजर्स हैं, काम कर रहे हैं एक ही चीज़ के ऊपर, तो साइमल्टेनियसली सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर को उस तरीके से मैनेज करना है कि कोई भी दो जने आपस में क्लैश ना हो। क्लैरिटी हुई? अब जैसे एम आर है, तो एम आर में यू ऑल पीपल आर यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। मुझे हर एक को एक साइमल्टेनियसली मेंटेन करना है, एक सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे हार्डवेयर होंगे कुछ भी हो वो क्लैश ना हो। अगर ऐसा किसी को माउस चाहिए तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि एक ही माउस रखूँ, मुझे हर कंप्यूटर के लिए माउस रखने पड़ेंगे। अगर मैंने एक ही कंप्यूटर में माउस रखा तो क्या होगा, बाकी सब वेटिंग में जाएंगे। अब जब तक पिछले पहले वाले का काम नहीं कंप्लीट हो जाता बाकी वाले वेट करेंगे, राइट। तो इस तरीके के प्रोसेस क्लैश होते हैं जो हमें नहीं करने। फिर सर्वर हम नहीं मैनेज, सर्वर को हम मैनेज करते हैं, सर्वर कुछ नहीं मैनेज करता। सर्वर सिर्फ स्टोरेज एरिया है। एक बच्चा था ना जो जाने बताया कि वो बताना मतलब जैसे इसने टेबल बना दी फिर वो टेबल वाला बना वो जब तुम सॉफ्टवेयर यूज करोगे ना वो तुम्हें क्लियर होगा।
जब मैं पहली बार इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कराऊंगी वो तुम्हें क्लियर होगा। कहते हैं फर्दर द डीबीएस मेंटेन्स अ कंटीन्यूअस लॉग ऑफ द चेंजेस टू द डेटा एंड इफ देयर इज अ सिस्टम क्रैश इट कैन रीस्टोर द डेटाबेस टू अ ट्रांजैक्शन। ये हम टीसीएल के पार्ट्स में भी पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास क्या होगा, एक प्रोसेस मेरे पास हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कहा एक मेरे पास ये ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन इज नथिंग बट अ प्रोसेस। सीक्वल के इन द कंटेक्स्ट ऑफ सीक्वल प्रोसेस को ट्रांजैक्शन बोला जाता है। तो मैंने कहा ये मेरा एक कंप्लीट टारगेट है, ये मेरा क्या है, कंप्लीट टारगेट है। और एक T1 नाम की ट्रांजैक्शन है जो भी मिड में है, एक T2 नाम की ट्रांजैक्शन जो कि ऑलमोस्ट पहुंच रही थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट थी इन आर टारगेट क्राइटेरिया, और एक T3 नाम की ट्रांजैक्शन थी जो जस्ट अभी स्टार्ट ही हुई है। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या था, जब वो प्रोसेस कंप्लीट होने वाला था तो यहाँ पे क्या हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया। अब वो सिस्टम कैसे क्रैश हो सकता है, केबल में प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है डिस्क फेल होगी, हो सकता है कंप्यूटर की मेमोरी ख़त्म होगी, उसकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी हार्डवेयर कंपोनेंट में प्रॉब्लम आ गई, सीपीयू स्लो था बंद हो गया, राइट, तो प्रॉब्लम आ सकती है। इंटरनेट स्लो था, सिस्टम क्रैश हो गया। ये जो T2 नाम की ट्रांजैक्शन है, ये यहाँ तक हो चुकी हुई है, और ये बीच में इसको मुझे क्या करना पड़ सकता है, अबॉर्ट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये क्रैश के आगे जाएगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब मुझे पता तो चल गया सिस्टम क्रैश हो रहा है, तो उसी टाइम पे क्या हो रहा था, एक ट्रांजैक्शन और आ रही थी, राइट। मैंने किसी, मेरे पास मैं बैंक में काम कर रही हूँ और मेरा सर्वर क्रैश हो रहा है, मुझे पता है, मेरे बैंक वालों को पता है कि उसका सिस्टम क्रैश हो रहा है। तो क्या करेगा, एक ऐसा एम्प्लॉय जिसके पैसे वो निकाल रहे थे, मतलब मुझे विड्रॉ करवाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अबॉर्ट करना पड़ेगा कि नहीं, जितने पैसे निकल गए उसको उधर से अबॉर्ट कर दो, मैं और पैसे नहीं निकाल सकती। इवन कि जितने पैसे मुझे निकाले हैं मुझे उसको भी उधर ही रखना पड़ेगा, मैं पैसे और नहीं निकाल सकती, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, अबॉर्ट करना पड़ेगा कि ये आगे नहीं बढ़ सकता, राइट। अब ये जो ट्रांजैक्शन मिड में थी उसकी हाफ ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, और अभी सिस्टम क्रैश से वो बहुत पीछे है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको कहूंगी आप बीच में ही क्या हो जाओ, स्टॉप हो जाओ। और ये जो ट्रांजैक्शन है जो बहुत ही कम थी, इसको मैं क्या कहूंगी, वापस जाओ, तो मैं इसको बोलूंगी रोल बैक। बात समझ में आई। तो हम कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। मैं कहूँगी अगर जहाँ पे ये अबॉर्ट है ना, तो या तो मैं इसको अबॉर्ट कर सकती हूँ, या मैं इसको इधर ही क्या कर सकती हूँ, कमिट कर सकती हूँ, तो इधर ही सेव हो जाओ, इससे ज़्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ना। और ये जो मिड में थी, मैंने इसको बोला एट दिस पॉइंट, मैंने इसको एक सेव पॉइंट बना दिया कि जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसका एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को नाम क्या दिया गया, सेव पॉइंट दिया गया। और ये जो अभी स्टार्ट ही हुई थी उसको मैं वापस भेज सकती हूँ, तो उसको मैं क्या कहूँगी, रोल बैक, पीछे जाओ। अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट अ कंट्रोल Z। ठीक है जी। नहीं, बैंक डिटेल्स में क्या होता है, उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डाली होती है, वो उनके रूल्स हैं, वो सिस्टम क्रैशिंग नहीं है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम क्रैश, जब हमारी तरफ से हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आई है। जो आपने एग्जांपल दी है उसमें क्या है, वो कंपनी के अपने रूल्स हैं कि एट अ टाइम आप इतनी ही पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते। दे आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉट द सिस्टम क्रैश। वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिस्टम क्रैश। अगर एक प्रोग्राम उस टाइम पे फेल हो जाता है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, दिस इज व्हाट अ कमीशन इज। ठीक है जी। एंड देन कहते हैं दैट्स द एक्शन ऑफ अ इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन आर अंडर। ये सारे एक्शंस थे जो मैंने अभी कराए, सेव पॉइंट, कमिट एंड रोल बैक। दस ईच कंप्लीट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटिंग अलोन मेंटेन्स द कंसिस्टिंग ऑफ क्राइटेरिया एंड देन दिस डेटाबेस स्टेट एवरी रिकवरी फ्रॉम क्रैशेस कंसिस्टेंस। किस तरीके से रिकवरी करनी है, अच्छा सिस्टम क्रैश हो गया, तुमने क्या किया, इस वाले को अबॉर्ट कर दिया, अब ये डीबीए का काम है वो किस तरीके से इसको रिकवर करेगा। इस चीज़ को आप पढ़ते हो साइबर सिक्योरिटी में। ये जो मैंने चीज़ बताई ना अभी टीसीएल की पूरी कंप्लीट वाली, इसको पढ़ा जाता है डेटाबेस सिक्योरिटी में या फिर साइबर सिक्योरिटी में। क्लियर हुआ कि रिकवरी कैसे करनी है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, ये सारा पार्ट तुम लोगों ने पढ़ना है। एंड देन मैं तुम लोगों से कल पूछूंगी कि डिसएडवांटेजेस क्या है। अभी तक जिसको डेटाबेस नहीं समझ में आया, की डिफरेंस बता रही हूँ।
DBMS एंड डेटाबेस। डेटाबेस कलेक्शन ऑफ डेटा है, कनेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, लोकेशन एंड अदर थिंग्स। और DBMS कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है दैट अलाउज यू टू क्रिएट, मैनेज एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन अ डेटाबेस, दैट इज द डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। अब क्या है, व्हाट इज SQL? तो SQL क्या है, कहते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक तरीके की। Not even that coding language, but kind of a programming language जो एक प्लेटफॉर्म है retrieving and managing data in the relational database। अब मैंने क्या बोला, डेटाबेस बहुत तरीके के हो सकते हैं, ठीक है जी। हायरार्किकल भी हो सकता है, नेटवर्किंग भी हो सकता है, रिलेशनल भी हो सकता है, ठीक है जी। हायरार्किकल होता है कि जब मैंने एक चीज़ की ना क्या कर दी है, हायरार्की बना दी है, एक रिलेशन बना दिया है। जैसे मान लो अगर मैं कॉन्टिनेंट्स की बात करूँ, तो कॉन्टिनेंट्स मुझे कहाँ कौन कौन से मिल रहे हैं, एशिया मिल रहा होगा, अफ्रीका वाली साइड पे मिल रहा होगा, ठीक है जी, यूरोप वाली कंट्रीज मुझे मिल रही होंगी। मान लो अगर मेरे पास एशिया है, तो एशिया के आगे मुझे कौन कौन सी कंट्रीज मिल रही हैं, एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इंडिया और है रशिया। रशिया अपने आप में ही कंटिनेंट है, जितना बड़ा वो है। तुम लोग कितने साल के हो, तुम लोग अभी तक कंटिनेंट से तुम लोग को पता। रशिया जितना बड़ा है वो अपने आप में कॉन्टिनेंट है। हाँ, ये जो तुम्हारे आपस के नेबर्स है ना, तुम इसी का नाम ले दो। जितने तुम्हारे नेबर्स हैं, नेबर्स तो पता ही है ना, जितने छोटे छोटे आइलैंड्स वगैरह भी हैं, जितने जितने भी सारी चीज़ें हैं, तो अल्टीमेटली वही सारी चीज़ें हैं। अब ये जो हमारे पास सारी कंट्रीज वगैरह मिल जाती हैं, मान लो तुमने इंडिया का नाम बताया, चलो मैं इंडिया को ले लेती हूँ, ज़्यादा प्रेशर में डाला दिमाग पे, सारा भूल जाएगा। अब इंडिया के आगे मुझे क्या मिल रही है, स्टेट्स मिल रही हैं। तो पता है ना इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, राइट। तो मुझे क्या करना है, अच्छा मान लो मेरे पास क्या है, मैं ले रही हूँ पंजाब ले रही हूँ, तो पंजाब मेरे पास एक स्टेट होगी। अब पंजाब के आगे मुझे उसकी डिस्ट्रिक्ट बना देनी है। डिस्ट्रिक्ट के आगे मैं और किसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, मैं उसको कॉलोनी में आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, राइट। और इसके नीचे भी और चीज़ों को, लैंडमार्क्स को, कॉलोनी कह लो, लैंडमार्क कह लो, ठीक है जी, एरियाज कह लो। तो मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो ये सारा क्या होता है, दिस इज द हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर, कि एक नेटवर्क नेटवर्क कोई एक बना दिया, उसको फिर बी नेटवर्क से जाना है, एंड द बी नेटवर्क इज कनेक्टेड टू ए, और उसी के बीच में क्या है, द सी नेटवर्क इज कनेक्टेड। सो नेटवर्क इज ऑल कनेक्टेड, दे आर इंटरकनेक्टेड। सो नेटवर्क हो जाता है। एक होता है रिलेशनल डेटाबेस। सो रिलेशनल डेटाबेस क्या करता है, रिलेशन डेटाबेस का मतलब होता है स्टोरिंग योर डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। मोस्ट सक्सेसफुल स्ट्रक्चर टू स्टोर द डेटाबेस, और सबसे ईजिएस्ट लेवल है। तुमने क्या करना है, बस इस टेबल को बनाना है, और इस टेबल पे क्या करोगे, अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाओगे। सबको क्लैरिटी हुई, समझ में आया, सिर्फ और सिर्फ केवल इतना सा लॉजिक। नाउ द थिंग इज कि मान लो मेरे पास क्या था, एक टेबल था, रुको मेरे पास यहाँ पे होगा। चलो, अब ये जो टेबल था, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेबल किसके बारे में बनाओगे, किसके बारे में बनाते हैं टेबल, जो भी ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। तो मान लो स्टूडेंट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसका टेबल बनाया जा सकता है। फर्नीचर रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, उसका टेबल बनाया जा सकता है। बॉटल्स रियल वर्ल्ड में होती हैं, उसका टेबल बनाया जा सकता है। एयरपोर्ट्स हैं, हेडफोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसका टेबल बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट ही एक तरीके का, उसका टेबल बनाया जा सकता है। मान लो मैंने लिया स्टूडेंट, तो जो टेबल का नाम है ना, सीक्वल में टेक्निकली उसको एक वर्ड कहा जाता है, एंटिटी। और एंटिटी क्या है, एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है दैट इज रिलेटेड टू एन इंफॉर्मेशन। और मुझे क्या करना है, इस एंटिटी के क्या बनते हैं, एट्रीब्यूट्स बनते हैं।
अब जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है उनको पता होगा ऑब्जेक्ट एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ठीक है जी, बताओ ज़रा क्या होते हैं। एग्जैक्टली तो स्टूडेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। एक्चुअली एट्रीब्यूट्स अगर मैं और तो अच्छे से कैटेगराइजेशन में करूँ, इट इज़ नथिंग बट कि एट्रीब्यूट्स दी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे बारे में एक्स्ट्रा उसको बताए। अब स्टूडेंट के बारे में मुझे एक्स्ट्रा क्या बताएगा, उसकी आईडी, उसका रोल नंबर, उसका नाम, और नेम को भी मैं डिवाइड कर सकती हूँ, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके गार्डियंस का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी। ठीक है जी, उसका एड्रेस नंबर 1 हो सकता है, एड्रेस नंबर 2 हो सकता है। अब मेरे को ये अब जाके याद आया कि फ़ोन नंबर 1 भी हो सकता है और फ़ोन नंबर 2 भी हो सकता है। तो फिर टेबल तो मैंने इतना ही लिया था, अब टेबल में कोई एक क्या करना पड़ेगा, कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो सारी आपने देखा, ये मैंने जितनी भी चीज़ें स्टोर करी थी, ये सारे के सारे क्या थी, देवर ऑल फील्ड्स। इनको सीक्वल की भाषा में फील्ड्स बोला जाता है। और ये फील्ड मैंने कैसे डाली, कॉलम्स की फॉर्म में। और मुझे अब क्या डालना है, मुझे यहाँ पे अपना डेटा डालना है। और डेटा कैसे स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ रोज। मुझे पूरी की पूरी रोज कंप्लीट करनी पड़ेगी, रोज ही आपका रिकॉर्ड है, याद रखना। अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन में कहूँ तो यहाँ से लेके, एक सेकंड ये ऑटोमेटिक शेप ले लेते हैं। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना पार्ट था, देवर फील्ड्स। और फील्ड के बाद जिसके बारे में डेटा स्टोर करोगे, दे आर दी रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स आपके एट दिस पॉइंट यहाँ पे स्टोर होंगे। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, दिस इज़ नोन एज द फर्स्ट रो। उसकी आईडी होगी, उसका फर्स्ट नेम हो गया, उसका लास्ट नेम हो गया, उसका मिडिल नेम हो गया, उसका लास्ट नेम हो गया, उसके मान लो गार्डियंस का हो गया, उसका फ़ोन नंबर हो गया, उसकी ईमेल आईडी एंड सो ऑन करते उसका डेटा। फर्स्ट रो रिप्रेजेंट दी फर्स्ट पर्सन और द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड रो रिप्रेजेंट दी सेकेंड पर्सन और एनी टाइप ऑफ वैल्यू की उसकी इंफॉर्मेशन है। दैट होल सेकेंड रो रिप्रेजेंट्स एन इंफॉर्मेशन। बात बड़े ध्यान से समझो। बिल्कुल, मैंने सिंपल से कहा कि अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम के अंदर मैंने बी या सी डाल दिया। ठीक है, ये मिडिल नेम बन के, ये पूरा बन के एक मिडिल नेम हो गया। तो ये पर्टिकुलरली क्या है, दिस इज दी डेटा। और अगर मैंने पूरी रो यूज करी है तो पूरी रो क्या है, उसकी एक इंफॉर्मेशन है। कि यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई डाउट है किसी को भी, नो, क्लैरिटी हो रही है ना, दैट्स गुड। यही सारे काम डेटाबेस का भी है। अगर मैं इसी को यहाँ पे यूज़ करूँ, आई जस्ट नीड टू कॉपी दिस वन और इसको यहाँ पे पेस्ट करें, तो इसमें क्या होगा, ये एक एंड यूज़र होगा। एंड यूज़र है नथिंग बट ए नेम यूज़र, जिसको कुछ नहीं पता, उसको सिर्फ काम करना है, उसको सिर्फ डेटाबेस पे काम करना है। तो वो किसका यूज़ करेगा, वो एक डीबीएमएस का सहारा लेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे केस में वो क्या है, सीक्वल है। दैट इज सीक्वल इज नथिंग बट द माई सीक्वल। ठीक है, सीक्वल सर्वर है, बहुत सारे सीक्वल होते हैं, बहुत सारे डेटाबेस आपको मिल रहे हैं। हम कौन सा यूज़ करेंगे, माई सीक्वल। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म हो गया अगर मुझे इसके साथ काम करना है। तो डेटाबेस में क्या क्या काम कर सकते हैं, ईआरपी एप्लीकेशन कर सकते हैं। ईआरपी समझते हो, तुम लोग जो आईटी वाले हो जो अकाउंट्स पे काम नहीं करते, टैली, ये वो टैली के लिए यूज़ होती है। ERP 9 एक सॉफ्टवेयर है, जिसे तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास देव C++ है, VS कोड है। ठीक है, तो वैसे टैली वालों के पास क्या होता है, ERP 9 होता है, वो उनका सॉफ्टवेयर है टैली वालों का। ERP या ERP 9 या 9.5 समथिंग, वो कुछ टैली वालों का सॉफ्टवेयर है तुम्हारा। हाँ जी, क्लास तो सर 8:30, मैं कैसे समझ आ रही हूँ। मेरे पास क्या है, ERP एप्लीकेशन नथिंग बट वो जो टैली वाले यूज़ करते हैं ना, टैली सॉफ्टवेयर के लिए जो यूज़ करते हैं वो उनका सॉफ्टवेयर है। तुम्हारे पास VS कोड, हाँ तुम देखोगे ना हमारे में तो मिल भी जाएगा। वो टैली वाला वो जो ग्रीन कलर का सॉफ्टवेयर होता है, तो उसमें वो हिसाब किताब लगा रहे होते हैं कि एक साइड पूरी कंप्लीट होगी, दूसरी साइड का पूरा अगर जोड़ दोनों का सेम आएगा,
तो फिर पूरा बिल कैलकुलेट हुआ है, अदरवाइज सारा गलत है। जितनी कैलकुलेशन करी होगी सारी गलत होगी। वो चलो टैली वालों का अपना है। देन क्या होता है, वेब एप्लीकेशन होती है। मिंत्रा चलाते हो, अमेजोन, जोमेटो, वो सारी क्या है, वेब एप्लीकेशन। एक तरीके की वेबसाइट ही है जो तुम्हारे फोन में एप्लीकेशन बन के आ रही थी, एक ऐप बन के आ रहा होता है। ठीक है जी। देन इज दी डायनामिक वेबसाइट। देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन वेब एप्लीकेशन एंड अ डायनामिक वेबसाइट, दे आर काइंड ऑफ सिमिलर, काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली। एंड द अदर एप्लीकेशन, और कोई भी चीज, यू नेम इट एंड वी गॉट इट। कोई भी चीज जो तुम इंटरनेट के द्वारा चला सकते हो, जिसका डेटा भी स्टोर किया जा सकता है, चाहे तो इधर एयरलाइन रिजर्वेशन लिख लो। जितनी चीजें तुम लोगों ने गिनाई वो सारी ही पार्ट है एक नेम यूजर्स की एप्लीकेशन का। क्लियर हुआ सबको? दैट्स दी ओनली थिंग फॉर टुडे। सबको ये बात समझ में आ गया जी? कोई डाउट है किसी को तो प्लीज बता दो। नो वन, दैट्स प्रीटी गुड। तो अब क्या करना है,